चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर से आप सब बच्चों का हमारी अनअकैडमी की क्लास में स्वागत है। मैं हूं टी.आर. जैन और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज की क्लास में टॉपिक आपके सीए फाउंडेशन कोर्स को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आता है। पार्टनरशिप का एक टॉपिक जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज की फंडामेंटल क्लास में मैं आप सब बच्चों को बताने वाला हूं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर किस तरह से बेसिक फंडामेंटल जो है वो हम लोग क्लियर करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, किन पॉइंट्स को यूज करके जो है एक पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर की जाने वाली अकाउंटिंग को हम लोग डील करेंगे। वो सारी बातें मैं आप सब बच्चों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बेटा आज की क्लास में मैं आप सब बच्चों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो हमारा चैनल है जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। लेट्स क्रैक सीए एग्जाम हमारे इस चैनल पर मैं आप सब बच्चों के लिए लेकर आता हूं टॉपिक, जहां मैं वो सब टॉपिक लेकर आता हूं जो आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम पेपर को सपोर्ट करते हैं। वहां मैं आपको बता दूं एक एक पॉइंट मैं आप लोगों के लिए क्लैरिफाई करता हूं जिससे कि आपको बहुत बढ़िया हेल्प मिलती है आपके एग्जाम पेपर को क्लियर करने में। तो चलिए फिर बिना कोई देरी किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप सब बच्चों को बता दूं मेरे बारे में। मेरा नाम है बेटा तिलक राज जैन और मैं लास्ट 15 ईयर से सीए और सीएस की क्लासेस टीच कर रहा हूं। मेरा जो कोर पेपर है वो अकाउंट्स और टैक्सेशन है। तो मैं अभी आप लोगों को अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर सीए फाउंडेशन की अकाउंटेंसी क्लासेस को टीच करने के लिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। तो चलिए फिर आज की जो क्लास है बेटा इसमें मैं आप सब बच्चों को सीए फाउंडेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करवाऊंगा। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं बेटा, हमारा एक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या ऐप स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी का जो हमारा लर्निंग ऐप है इसका नाम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आता हूं स्पेशल क्लासेस। अनअकैडमी का जो हमारा लर्निंग ऐप है वहां भी आप जो है क्लासेस जो है मेरे साथ कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस जो है वो मैं आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर लेकर आता हूं। अनअकैडमी पर जो क्लासेस हम लोग करते हैं वो सब आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं। अनअकैडमी का जो हमारा ऐप है वहां से भी आप क्लासेस जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अनअकैडमी का बेटे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट बोथ लेवल के लिए होता है। अगर मैं आपको बता दूं सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट बोथ लेवल के लिए आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं हमारा अनअकैडमी का। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 मंथ के लिए लिया जा सकता है, 3 मंथ्स के लिए लिया जा सकता है, 6 मंथ्स के लिए लिया जा सकता है, 12 मंथ्स के लिए हो सकता है और 24 मंथ्स के लिए भी हो सकता है। अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर आप अगर मेरा कोड यूज करते हैं जो कि है SPTILAK, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है बेटे 10% का डिस्काउंट। और ये जो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 3500 रुपीज की बजाय आपको जो है 3150 में अवेलेबल होता है। इसी तरह से 3 मंथ्स पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डिस्काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 7875 में। इसी तरह से 6 मंथ्स के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको मिलता है 12,600 में। 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 15,750 में और 12 मंथ्स के लिए अगर आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो ये आपको मिलता है 18,900 में। तो बिना कोई देरी किए आप अगर हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बिना कोई देरी किए आप जो है मेरा कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। मेरा कोड है SP तिलक। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट। तो चलिए फिर बिना कोई देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ये जो चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, अगर ये चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सबसे पहली बात आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर अपडेट जो है वो हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास में बेटे मैं आप सब बच्चों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं
इसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बेटे मैं आप सब बच्चों के लिए आज की जो क्लास में लेकर आया हूं, देखो आपका जो सिलेबस है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये आपका सीए फाउंडेशन का सिलेबस है, ये बुक का नाम है और इसका एक टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये टॉपिक बेटा मैं आप सब बच्चों के लिए आज की क्लास में लेकर आया हूं। मैं आप सब बच्चों को बता दूं एडमिशन ऑफ पार्टनर ये जो टॉपिक है बेसिकली अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो देखिएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर इसका मीनिंग क्या है। तो मैंने लिखा समटाइम्स अ पार्टनरशिप फर्म is needed a new partner in the business of partnership firm। मतलब ये कि पार्टनरशिप फर्म में हमें एक नए पार्टनर के एडमिशन की नीड होती है। अ न्यू पार्टनर deed is prepared at the time of admission of a new partner and as the old partner deed comes to an end। मतलब अगर हम एक नया पार्टनर एडमिशन देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर ओल्ड पार्टनरशिप डीड को हम खत्म कर देंगे और नई पार्टनरशिप डीड जो है वो हम लोग बनाकर चलेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ एंटायर एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब ये कि एक नया पार्टनर जो है वो अदर पार्टनर्स की कंसेंट से एडमिशन जो है वो ले सकता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर is one of the mode of reconstitution of a partnership firm under which existing agreement comes to end and the new ones comes to the existence। मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर जो पुराना आपका एग्रीमेंट होगा वो खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट जो है वो स्टार्ट होगा, ऐसा हमने मान लिया। अब इसमें ये बोला कि पार्टनरशिप फर्म नीडेड अ न्यू पार्टनर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। एक पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर का एडमिशन कब होता है, देखिए व्हेन द मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हमें ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो। व्हेन अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज नीडेड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस को एफिशिएंट रन करने के लिए हमें मोर कॉम्पिटेंट पर्सन की नीड हो। For increase the goodwill or reputation of the business by taking a reputed person into the partnership। अगर एक reputed person को पार्टनरशिप फर्म में हम लोग एडमिशन दें और to encourage a capable employee by taking the partnership firm, और अगर कोई भी कैपेबल एम्प्लॉई है उसको पार्टनरशिप फर्म में हमने एडमिशन दिया ताकि वो इंक्रेज हो, तो इन सब बातों के कारण हम एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में देंगे बेटा एडमिशन। अब एक पार्टनर को अगर आप बिजनेस में एडमिशन देंगे तो मैं आप लोगों के साथ ये जो अकाउंटिंग डिस्कस कर रहा हूं इसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जो मैं अकाउंटिंग आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं इसका नाम है बेटे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये अकाउंटिंग मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैं लिख रहा हूं व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेड। व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेड। व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये हमें अकाउंटिंग करनी है। व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर एक पार्टनर को हम एडमिशन देंगे तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। नंबर 1, फाइंड आउट द न्यू रेशो एंड sacrifice रेशो। फाइंड आउट द न्यू रेशो एंड sacrifice रेशो। सबसे पहले तो हमें यह करना पड़ेगा, फाइंड आउट द न्यू रेशो एंड sacrifice रेशो। नंबर 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, आपको गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो करना पड़ेगा। नंबर 3, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर revaluation of assets and liabilities, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स और लाइबिलिटीज का हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नंबर 4, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स, accumulated profits and losses, reserves, accumulated profits and losses, हमें रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना है, accumulated profits और losses का ट्रीटमेंट करना है। नंबर 5, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, हमें ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। और नंबर 6, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, accounting adjustments for partners capital account on the basis of old partners, or number 2, on the basis of new partner। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हमें करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ये हमें करना होगा। देखिए, सबसे पहली बात, फाइंड आउट द न्यू रेशो एंड सेक्रीफाई रेशो, हमें न्यू रेशो और सेक्रीफाई रेशो निकालना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर revaluation of assets and liabilities, accounting treatment for reserves, accumulated profits and losses, accounting treatment for joint life policy, और accounting treatment for partners capital account on the basis of old partner, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। दो तरह के आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो करने हैं। इस तरह से 1 to 1 ये सारे के सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हैं ये हमें करने हैं जी। आप मेरे को बताएं, इतना आपको क्लियर है क्या? बताइए। ये सब चीजें हमें डील करनी है, एक एक करके ये सारे पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। अब इन सब पॉइंट्स में अगर मैं आप सब लोगों को बताऊं तो भाई इन सब पॉइंट में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहला काम क्या होगा, आपको रेशो निकालना पड़ेगा। फाइंड आउट द न्यू रेशो एंड सेक्रीफाई रेशो, मतलब सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, ये देखिएगा। सबसे पहला स्टेप होगा फाइंड आउट द न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। आपको एक तो न्यू रेशो निकालना होगा और एक आपको सेक्रीफाई रेशो जो है ये निकालना होगा। अगर हम लोग बात करें न्यू रेशो और सेक्रीफाई रेशो को लेकर, तो भाई देखिए, सबसे पहली बात क्या, आप मेरी बात को समझना। सबसे पहली बात क्या, न्यू रेशो आपको कैसे निकालना होता है? न्यू रेशो निकालने का एक फॉर्मूला रहता है बेटा, ओल्ड रेशो माइनस
सेक्रीफाइस रेशो। एक तो आपको न्यू रेशो अगर निकालना है तो न्यू रेशो निकालने का एक फॉर्मूला रहता है ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाई रेशो। और दूसरा, अगर हमें सेक्रीफाई रेशो निकालना है, अगर हमें सेक्रीफाइस रेशो निकालना है तो सेक्रीफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर आप ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर दें तो आपका सेक्रीफाई रेशो भी निकल कर आ जाएगा। तो एक तो न्यू रेशो माइनस सेक्रीफाई रेशो करके आप ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाई रेशो करके आपको न्यू रेशो निकालना है, और एक ओल्ड माइनस न्यू करके आप सेक्रीफाई रेशो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं बेटे आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूं, ऐसे एग्जाम्पल्स जिनमें आपको या तो सेक्रीफाई रेशो निकालना होगा, या तो आपको न्यू रेशो निकालना होगा, या तो आपको दोनों निकालने होंगे। अगर हम लोग बात करें, ये देखिएगा, अगर हम लोग बात करें रेशो निकालने को लेकर, तो ये देखिएगा मेरे पास एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। मैं 1 to 1 एग्जाम्पल आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आऊंगा और एंट्रीज और ये सब चीजें मैं आपको बनाकर बताऊंगा। देखिए एबीसी 3 पार्टनर हैं जिनका रेशो है 3:2:1। हमने डी को एडमिशन दे दिया फर्म में 1/6 शेयर के लिए। हमें इन चारों का न्यू रेशो निकालना है। देखिए एबीसी 3 पार्टनर हैं 3:1 में, एबीसी 3:1 में पार्टनर्स हैं, और हमने डी को 1/6 शेयर के लिए एडमिशन दे दिया। डी को हमने एडमिशन दे दिया 1/6 शेयर के लिए, और हमें चारों का न्यू रेशो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सपोज कर लीजिए टोटल प्रॉफिट आपका जो है वो है 1। सपोज कर लीजिए टोटल प्रॉफिट आपका है 1। डी का जो शेयर है वो है 1/6। रिमेनिंग हमारे पास कितना हो गया? 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6, ये रिमेनिंग हो गया। अब ये जो रिमेनिंग है ये किसको मिलेगा बेटे? ए, बी और सी को। 5/6 इंटू 3/6 ए का शेयर, 5/6 इंटू 2/6 ये बी का शेयर, 5/6 इंटू 1/6 ये सी का शेयर, यानी 15/36 ए का शेयर, 10/36 बी का शेयर, 5/36 सी का शेयर। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे 15/36 रेशो 10/36 रेशो 5/36 रेशो 1/6। अगर मैं चारों का रेशो निकालता हूं, एलसीएम कितना आया? 36। 15 रेशो 10 रेशो 5 रेशो 6, 15 रेशो 10 रेशो 5 रेशो 6, ये इन चारों का न्यू रेशो आ गया। इस तरह से हम लोग इसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मेरे पास एबीसी 3 पार्टनर हैं और हम लोग डी को 1/6 शेयर के लिए एडमिशन अगर देते हैं, तो डी के एडमिशन के टाइम पर चारों का न्यू रेशो क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मेरे को इसमें सेक्रीफाई रेशो निकालना पड़े, बेटे अगर मेरे को इसके अंदर सेक्रीफाई रेशो अगर कैलकुलेट करना पड़े तो सेक्रीफाई रेशो ए, बी, सी इनका ओल्ड है 3/6, 2/6, 1/6। न्यू इनके पास है 15/36, 10/36, 5/36। तो हमारे पास चारों का न्यू रेशो आएगा, तीनों का सेक्रीफाई रेशो आएगा। एलसीएम लेंगे 36, 18 माइनस 15, ये वैल्यू आएगी 3/36। ये वैल्यू आएगी 12 माइनस 10, 2/36। एलसीएम लेंगे 36, 6 माइनस 5, 1/36। यानी कि अगर मैं इन तीनों का रेशो निकालूं 3:2:1, ये इन तीनों का न्यू रेशो आ जाएगा।
आप मेरे को बताएं, इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? बोलिए, आप सब बच्चे मेरे को बताएं, इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? बताइए। इतना काम करने के बाद अगर हम लोग बात करें, ये तीनों का ओल्ड था, डी को हमने एडमिशन दे दिया और ये हमारे पास न्यू रेशो आ गया। चलो, इतना काम करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिएगा। इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है, राम और श्याम 7:5 में पार्टनर्स हैं। गोपी को हमने 1/6 शेयर के लिए एडमिशन दिया, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। अब देखो, राम और श्याम पार्टनर हैं, राम और श्याम पार्टनर हैं। हमने 7:5 में, यानी 7/12 और 5/12, गोपी को इन्होंने कितने शेयर के लिए पार्टनर बनाया? 1/6 शेयर के लिए, विच ही टेकन इक्वली फ्रॉम राम एंड इक्वली फ्रॉम श्याम, यानी कि 1/12 राम से और 1/12 श्याम से। अगर हम लोग इन चारों का, इन तीनों का न्यू रेशो निकालने की बात करें, ये बेटा राम और श्याम का सेक्रीफाई आ गया, ये राम का सेक्रीफाई आ गया और ये श्याम का सेक्रीफाई आ गया। अगर मैं राम के वैल्यू की बात करूं, राम का ओल्ड कितना है? 7/12, और राम ने सेक्रीफाई कितना कर दिया? 1/12। श्याम की अगर बात करूं, ओल्ड कितना है? 5/12, सेक्रीफाई कितना कर दिया? 1/12। एलसीएम कितना आएगा? 12। 7 - 1 यानी कि 6/12। इसका एलसीएम निकालेंगे 5 - 1 यानी कि 4/12, ये आ जाएगा। यानी कि 6/12 राम का शेयर, 4/12 श्याम का शेयर और 1/6 गोपी का शेयर। एलसीएम लेंगे 12 तो 6:4:2 यानी कि 3:2:1, ये इन तीनों का न्यू रेशो आ जाएगा और सेक्रीफाई दोनों का इक्वल होगा। एक केस मेरे सामने ये निकल कर आ गया। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर क्या? इसी तरह से अगर मैं आपके साथ और केसेस और लैंग्वेज डिस्कस करूं, आप मेरी बात को समझिएगा। ये देखिए, एक लैंग्वेज ये बनती है रेशो निकालने को लेकर, ए और बी पार्टनर हैं और उन्होंने क्या किया, 7:3 में ये लोग अपना जो प्रॉफिट है वो डिवाइड करते हैं। इन्होंने सी को एडमिशन दिया है 3/7 के लिए, विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। सी को हमने, देखो मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, इसका एग्जाम्पल मैं लेकर चलता हूं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ए और बी पार्टनर्स हैं 7:3 में, ए और बी 7:3 में पार्टनर्स, 7/10 3/10। हमने क्या किया, सी को 3/7 शेयर के लिए एडमिट किया है, ये मैंने लिख दिया। और क्वेश्चन में ये लिखा था हमने कि ही टुक 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी, यानी कि सी अपने अमाउंट में से 2/7 किससे ले रहा है? ए से, और 1/7 किससे ले रहा है? बी से। तो भाई अगर इसकी कैलकुलेशन करें ए, बी और सी, अब ए का ओल्ड कितना है? 7/10 माइनस 2/7, बी का ओल्ड कितना है? 3/10 माइनस 1/7, सी का कितना है? 3/7। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? बोलो, क्लियर है? 7:3 इनका ओल्ड था, 3/7 हमने एडमिशन दे दिया, 2/7 ए से, 1/7 बी से। तो ए के ओल्ड में से ए का सेक्रीफाई माइनस करो, बी के ओल्ड में से बी का सेक्रीफाई माइनस करो, और ये सी का शेयर आ गया। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है? इतना काम करने के बाद हम लोग यहां से एलसीएम लेंगे 70, तो 49 माइनस
20, ये वैल्यू आएगी 29/70, ये वैल्यू आएगी 70, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 21 माइनस 10, ये वैल्यू आएगी 11/70 और 3/7 एलसीएम अगर आप देखोगे 29/70 रेशो 11/70 रेशो 3/7, या इसको एलसीएम अगर अपन लोग लेंगे 70, 29 रेशो 11 रेशो 30, ये हमारा न्यू रेशो आ जाएगा। एक केस हमारे सामने ये आ गया। अब मेरे को बताइए ये वाली बात आप सब बच्चों को क्लियर है क्या? इसके बाद अगर मैं इससे आगे की बात करूं, ये देखिए एक केस मेरे सामने ये भी निकल कर आता है कि ए और बी पार्टनर्स हैं एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:3, C is admitted as a new partner. A sacrificed 2/7 of his share in the favor of C, and B sacrificed 1/7 of his share in the favor of C. Find out the new ratio between A, B, C. अब आप मेरी बात को समझिए, A और B 7:3 में पार्टनर है। A और B 7:3 में पार्टनर्स हैं, ये हमने निकाला। अब इसमें हमें ये लिखा गया C को हमने एडमिशन दे दिया, बट कितने शेयर के लिए वो गिवन नहीं है। ये कहता है A सेक्रीफाई 2/7 ऑफ हिज शेयर, A सेक्रीफाई 2/7 ऑफ हिज शेयर। A का शेयर इतना है, A अपने शेयर का 2/7 सेक्रीफाई कर रहा है। बीज सेक्रीफाइस, ये कह रहा है बी कितना सेक्रीफाई कर रहा है, ये कहता है बी सेक्रीफाई 1/7 ऑफ हिज शेयर। तो बी का जो शेयर है वो इतना, ये इसके शेयर का 1/7, यानी कि 14/70 ए सेक्रीफाई कर रहा है और 7/70 बी सेक्रीफाई कर रहा है। ये मतलब हो गया इतना ए ने सेक्रीफाई किया और भाई इतना बी ने सेक्रीफाई किया, ये हमें दिया हुआ है। ए और बी के सेक्रीफाइस कितने हैं वो हमें मिल गए। आगे क्या है, अब देखो जो ए और बी दोनों ने मिलकर सेक्रीफाई किया, ये किसको मिलेगा बेटे, सी को मिलेगा 21/70। अब अगर हमें तीनों का न्यू रेशियो निकालना हो, ए बी और सी, तो ए का ओल्ड है 7/10, ए ने सेक्रीफाई कर दिया 14/70। बी का ओल्ड है 3/10, बी ने सेक्रीफाई कर दिया 7/70। सी का 21/70। एलसीएम लेंगे अगर 70, तो ये कितना आएगा 49 माइनस 14, 35/70। इसका एलसीएम आएगा 70, तो 21 माइनस 7, 14/70, और इसका आएगा 21/70, यानी कि 35/70 रेशो 14/70 रेशो 21/70। ये तीनों का हमारा न्यू रेशो आ जाएगा। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आप सबको क्लियर है क्या? रेशो किस तरह से कैलकुलेट करना है ये मैंने आप लोगों को बताया। एक एक स्टेप बेटा बहुत ही बढ़िया लेवल पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद अगर आपको सेक्रीफाई रेशो निकालना हो, जनरली सेक्रीफाई रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशो। देखिए एबीसी 3 पार्टनर हैं एक फर्म में, जिनका रेशो है 5:3:2। इन्होंने डी को एडमिशन दिया और इनका न्यू रेशो 3:2:3 ये होगा, ये हमें बोला गया। अब भाई एबीसी 3 पार्टनर हैं, पहले तो मेरी बात को सुनो। आप तीनों, ये देखिए आप सब लोग मेरी बात को समझिए, क्या लिखा गया है, ये तीनों पार्टनर 5:3:2 में पार्टनर हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी और सी 5:3:2 में पार्टनर है। 5/10, 3/10 और 2/10 इसमें पार्टनर है। हमने इसमें डी को एडमिशन दिया और डी के एडमिशन के बाद रेशो 3:2:3 हो जाएगा।
3, 2, 2, 3, 3/10, 2/10, 2/10, 3/10, ये हो जाएगा। ये इनका आ गया ओल्ड, ये इनका आ गया न्यू। अगर हम लोग बात करें ए का ओल्ड है 5/10, न्यू है 3/10। बी ओल्ड 3/10, न्यू 2/10। सी ओल्ड 2/10, न्यू 2/10। तो सेक्रीफाई निकालेंगे, ए का सेक्रीफाई 2/10, बी का सेक्रीफाई 1/10, सी का 0। तो इन तीनों का देखो, इन दोनों का जो सेक्रीफाई है वो सी के नए शेयर के इक्वल आ जाएगा। अब सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना आप सब बच्चों को क्लियर है क्या? बताइए, क्लियर है इतना? चलिए, इतनी वर्किंग करने के बाद अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, इतनी वर्किंग करने के बाद देखो रेशो से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं। लेकिन उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है गुडविल को लेकर। भाई देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको जब ये बताया कि भाई एक पार्टनर का मैं एडमिशन करूंगा, तो एक पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करने पड़ेंगे? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द न्यू रेशो एंड सेक्रीफाई रेशो। एक तो हमें न्यू रेशो और एक हमें सेक्रीफाई रेशो निकालना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स, accumulated profits and losses, accounting treatment for joint life policy, और लास्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, फाइंड आउट द न्यू रेशो, ये हमने निकाल दिया। सेकंड स्टेप है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। हमें यह देखना पड़ेगा कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होगा। तो गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दो बातें होंगी। एक तो होगा गुडविल का अकाउंटिंग वैल्यूएशन, और फिर हम लोग करेंगे गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो कैसे होंगी ये सब बातें, स्क्रीन पर आप देखिए। मीनिंग ऑफ गुडविल, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई गुडविल का मतलब क्या है, गुडविल का नेचर क्या है, ये सब बातें। उसके बाद मैं गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। ये देखिएगा, इसने बोला गुडविल इज द वन ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द अदर सिमिलर फर्म बिलोंग विद द सेम इंडस्ट्री। मतलब गुडविल का मतलब सेम इंडस्ट्री के अंदर दूसरी फर्म से ज्यादा नॉर्मल प्रॉफिट कमाने वाले ज्यादा प्रॉफिट कमाने की बात है। मतलब ये कि अगर हमारी इंडस्ट्री में, सेम इंडस्ट्री में जो अदर लोग हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे, दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम कमाएंगे उसे हम लोग नाम देंगे सुपर प्रॉफिट। तो यहां ये बोला गया कि अगर आपकी फर्म मार्केट की नॉर्मल फर्म से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो उसे हम लोग नाम देने वाले हैं, उसी को गुडविल की वजह से कमाया गया। द सच एक्सेस फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी known as super profit. The goodwill exists only when the firm earn super profit. मतलब गुडविल की वैल्यू तभी आएगी जब आपकी फर्म सुपर प्रॉफिट कमा रही है। एनी फर्म अर्न्स द नॉर्मल प्रॉफिट एंड इनकरिंग लॉस हैव नो गुडविल। अगर कोई भी फर्म जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है या जिसे लॉस हो रहे हैं वहां गुडविल नहीं होती है। If the time value of money is considered, goodwill can be defined at the present or anticipated super profit. Goodwill is regarded
is an intangible asset, not a fictitious asset. Goodwill is a valuable asset if the firm earning profits and valuable assets of the firm incurring loss. गुडविल जो है वो वैल्यूएबल एसेट होगी. हाउएवर द पीरियड ऑफ टेम्परेरी रिसेशन द गुडविल ऑफ द फर्म विच इज incurring loss as compared to other firm may be valuable asset. रिसेशन पीरियड में कई बार ऐसा होता है कि किसी रीजन से हमारे बिजनेस को लॉस हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में गुडविल इफेक्ट नहीं करेगी, ऐसा हमें बोला गया. इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, उनमें सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस. आपके बिजनेस का नेचर क्या है. अगर आपके बिजनेस ऐसी गुड्स को लेकर हैं जो डेली रूटीन में यूज होने वाली कंज्यूमेबल गुड्स हैं, तो ये बात आप मानकर चलिएगा उस बिजनेस की गुडविल कंपैरेटिवली ज्यादा होगी. फेवरेबल लोकेशन, अगर आपका बिजनेस फेवरेबल लोकेशन पर है तो उस बिजनेस की गुडविल कंपैरेटिवली ज्यादा होगी. एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर बिजनेस की मैनेजमेंट एफिशिएंट मैनेजमेंट है, मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं वो लोग, तो उस कंडीशन में या आपकी सर्विसेज बढ़िया हैं तो अक्सर उस बिजनेस की गुडविल जो है वो ज्यादा बढ़िया रहती है. मार्केट सिचुएशन भी गुडविल को इफेक्ट कर देती है. कई बार अगर आपकी मार्केट मोनोपोली मार्केट है तो भाई आपकी गुडविल कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, लेकिन अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में हैं तो उस सिचुएशन में गुडविल कंपैरेटिवली कम हो सकती है. स्पेशल एडवांटेज की अगर मैं बात करूं कि कुछ स्पेशल एडवांटेज अगर आपके पास है, जैसे लाइक इंपोर्ट लाइसेंस आपके पास है, या आपके पास किसी तरह का पेटेंट है जो दूसरों के पास नहीं है, या आपके पास कोई लाइसेंस है, या आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तो या टेक्निकल नो हाउ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आफ्टर सेल सर्विस, ये सब बातें जो हैं वो आपके गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करती हैं. अगर इन सब बातों को मैं ध्यान में रख के चलूं तो नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन करने की नीड कब होती है, तो मैं आपको बता दूं, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अराइज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. गुडविल की वैल्यूएशन करने की नीड कब होगी, वेयर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंज हो जाए. व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, अगर हम अपने बिजनेस में एक नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं. व्हेन अ पार्टनर रिटायर, व्हेन अ पार्टनर डाइज, व्हेन अ फर्म इज सोल्ड विद गोइंग कंसर्न, एंड व्हेन द फर्म इज अमलगमेटेड विद द अनदर फर्म. इन सब बातों में हम लोग क्या करेंगे, गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो हम लोग करके चलने वाले हैं. इसके अलावा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर हम लोग बात करें कि गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड्स कौन से होंगे, तो भाई वो मैं आपको तरीके से नोट करवा रहा हूं. आप जरा सब बच्चे अपनी नोटबुक में मेरे साथ इसको नोट करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा. मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल की वैल्यूएशन करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं. मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होंगे. तो भाई गुडविल की वैल्यूएशन करने के मेरे पास बेसिकली तो 5 मेथड हैं. अगर मैं आपको बताऊं मेरे पास 5 मेथड है, 5 मेथड्स हैं जिनको मैं बेस बना करके गुडविल का वैल्यूएशन आप लोगों के लिए करता हूं. इनमें सबसे पहला है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड. फर्स्ट नंबर पर है एवरेज प्रॉफिट मेथड. नंबर 1 पर हम लोग लेकर चलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड. नंबर 2 हमारे पास आता है इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड. नंबर 2 हमारे पास आता है
सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर 3 हमारे पास आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। नंबर 3 हमारे पास आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। नंबर 4 हमारे पास आता है एन्युटी मेथड। और नंबर 5 हमारे पास आता है परचेज कंसीडरेशन मेथड। परचेज कंसीडरेशन मेथड, ये मेथड्स हमारे पास आते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड और परचेज कंसीडरेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट के दो पार्ट हैं। एक मेरे पास है इसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और नंबर 2 मेरे पास है इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक मेरे पास है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक मेरे पास है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके जो पार्ट है मेरे पास फर्दर कोई पार्ट नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड के दो पार्ट हैं। एक मेरे पास है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मेरे पास एक पहला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक मेरे पास है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक मेरे पास है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये मेरे पास आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक मेरे पास आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दो मेथड मेरे पास जो है इसमें आएंगे। इसके बाद एन्युटी मेथड का फर्दर कोई पार्ट नहीं है और परचेज कंसीडरेशन मेथड का भी फर्दर कोई पार्ट इसमें नहीं है। बेटे अगर मैं इन सब बातों को बेस बनाकर चलूं तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सब मेथड्स की मैं बात करता हूं। सबसे पहले नंबर पर अगर हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, अगर मैं इनकी बात करता हूं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, अगर हम इनकी बात करते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर हम इनकी बात करें तो भाई एवरेज प्रॉफिट आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स, नहीं, टोटल ऑफ द प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने ईयर्स के हमारे प्रॉफिट्स हैं उन सब ईयर्स के प्रॉफिट का आप टोटल कर लें, डिवाइड अगर आप कर दें नंबर ऑफ ईयर से, तो भाई आपके पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद अगर हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना हो, वैल्यू ऑफ गुडविल अगर हमें निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब आप फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का हमारा कंसेप्ट क्या है कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं, अगर मैं इनको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर मैं गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए इनको हम लोग क्या कर दें, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीपल कर दें तो वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी। दूसरी बात, अगर मैं आपको मान लीजिए 3 नंबर ऑफ ईयर या 4 नंबर ऑफ ईयर के प्रॉफिट मैं आपको दे दूं और मैं बोलूं कि भाई आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है नंबर 1,
अगर किसी भी ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, अगर किसी भी ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, तो क्या करेंगे? लेस फ्रॉम रिलेटेड ईयर प्रॉफिट। किसी भी ईयर के प्रॉफिट में अगर एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है तो उसको रिलेटेड ईयर में से लेस कर देंगे। नंबर 2, अगर किसी भी ईयर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करते टाइम एबनॉर्मल लॉस हो गया था, एड इन रिलेटेड ईयर प्रॉफिट, तो उसको रिलेटेड ईयर प्रॉफिट में वापस से ऐड कर देंगे। अगर कोई एबनॉर्मल गेन हो गया था तो उसको क्या करेंगे? लेस। और अगर कोई लॉस माइनस हो रखा था तो उसको वापस से करेंगे ऐड। नंबर 3, इनकम अदर देन बिजनेस। इनकम अदर देन बिजनेस, अगर कोई ऐसी इनकम जो बिजनेस इनकम के अलावा है, इनकम अदर देन बिजनेस, ऐसी कोई भी इनकम जो बिजनेस इनकम नहीं है, तो एनी इनकम अदर देन बिजनेस इनकम लेस फ्रॉम रिलेटेड ईयर प्रॉफिट, उसको उस रिलेटेड ईयर प्रॉफिट में से हम लोग कर देंगे लेस। तो इन सब बातों को, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और इनकम अदर देन बिजनेस, इन सबको एडलेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी आपके पास, उसे हम लोग उस प्रॉफिट को बेस बनाकर हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और उसके बाद अगर मैं गुडविल की वैल्यू निकालता हूं तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इससे हम लोग गुडविल की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बाद नंबर 2 मेरे पास आता है जी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले इट सेल्फ कैलकुलेट करना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स, फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ द वेट्स। टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ द वेट्स। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स को टोटल ऑफ वेट से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट वैल्यू निकल करके आ जाएगी। टोटल ऑफ प्रोडक्ट को टोटल ऑफ द वेट से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कैलकुलेट होगा। और हम लोग इसको क्या करेंगे, आप मेरी बात को समझिएगा। इतना काम करने के बाद मान लीजिए हमारे पास 4 सालों के प्रॉफिट हैं 10,000, फिर हमारे पास 12,000, फिर हमारे पास 15 और फिर हमारे पास 20। 1 2 3 4 ये वाली बात आ गई। अब हम इनको मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 10,000, इनको मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 24, इनको मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 45, इनको मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 80, ये वैल्यू आ गई। देखो ये है प्रोडक्ट, ये है वेट और ये है प्रोडक्ट। तो आप क्या करें, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट निकाल लें। 10,000, 24,000, 45,000 और 80,000, 1,59,000। 159 डिवाइड बाय 10, ये वेटेड एवरेज आ गया, ये वेटेड एवरेज आ गया। और उसके बाद मैं आपको लेकर आऊंगा गुडविल की वैल्यू के लिए।
वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इससे हम लोग निकालेंगे गुडविल की जो वैल्यू है वो निकलेगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इससे हमारी जो गुडविल की वैल्यू है ये निकलेगी। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें सुपर प्रॉफिट मेथड, चलिए सॉरी चलिए सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब अगर मैं सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करूं, नेक्स्ट मेथड मेरे पास है सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारे पास होगा सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। एवरेज माइनस नॉर्मल, ये सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा। दूसरी बात, अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो मैं आपको बता दूं, एवरेज प्रॉफिट आप वैसे ही निकालेंगे जैसे आप पहले निकालते आ रहे थे। लेकिन अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, आपको अगर नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला रहता है। मतलब आप कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीपल कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। इससे हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर के आएगी। तो अगर बेटे अपने को सुपर प्रॉफिट निकालना था तो वो निकलता है एवरेज माइनस नॉर्मल करके, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला रहता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। और अगर मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बताऊं तो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का जो फंडा है वो है आपका एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अगर आप एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दें, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, एसेट्स में से अगर आप आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैलकुलेट हो जाना है। ये मैंने आपको बता दिया। इतनी वर्किंग करने के बाद अब मैं आपको बता दूं कैपिटल एम्प्लॉयड आपका ये कैलकुलेट होकर के आ गया, डन है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये आ गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये देखिएगा, हम लोग इससे अलावा अगर देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू मेरे पास आ गई और एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट आने के बाद अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल, तो भाई वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट को अगर आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आपके पास जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी वो गुडविल की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर के आएगी। गुडविल की वैल्यू आपकी जो है वो कैलकुलेट होकर के आएगी। आप ये वाली बात बताएं, क्लियर है?
चलो, इतनी वर्किंग करने के बाद अगर मैं बात करूं सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज माइनस नॉर्मल, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होगा एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, और गुडविल की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हमारे पास गुडविल की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। सुपर प्रॉफिट के बाद मेरे पास जो थर्ड मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड जो मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। जो थर्ड मेथड है इसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड मेथड का नाम होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये मेरा कैपिटलाइजेशन मेथड का फर्स्ट पार्ट हो गया। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही निकालेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम सबसे पहले यही निकालेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले हम यही निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अलावा, अगर हम लोग बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में, एक हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। जो आपका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आपका जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वो होगा एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अगर आप एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो भाई आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कैलकुलेट हो जानी है। तो एक तरफ तो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये कैलकुलेट कर रहे हो और एक आप निकाल रहे हो कैपिटल एम्प्लॉयड, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो गुडविल होता है बेटा, वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ गुडविल, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आएगा। गुडविल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वैल्यू आ जाएगी। ये गुडविल की वैल्यू निकालने का फंडा रहेगा। अब सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आप सब लोगों को क्लियर है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल के साथ ये आ जाएगा। डन। इसी में हमारे पास सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मेरे पास सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करें तो इसमें वैल्यू ऑफ गुडविल,
अगर हम लोग बात करें वैल्यू ऑफ गुडविल, तो ये कैसे आएगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका कंसेप्ट आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एन्युटी मेथड, नंबर 4 हमारे पास गुडविल के लिए, अगर नंबर 4 पर है एन्युटी मेथड, बेटे एक बात बस लिख लो, एन्युटी मेथड जो है वो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो आप निकालते थे ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो आपका एन्युटी रेट होता है। इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसे हम लोग एन्युटी रेट बोलते हैं। मतलब ये कि जो नंबर ऑफ ईयर परचेज थे, अगर उनमें से इंटरेस्ट फैक्टर को हटा दिया जाए तो प्रेजेंट वैल्यू निकलती है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, गुडविल की वैल्यू निकालने का इसमें फॉर्मूला क्या होगा? तो गुडविल की वैल्यू निकालने का इसमें फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट। गुडविल की वैल्यू निकालने का इसमें फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट। सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट। सुपर प्रॉफिट को अगर आप एन्युटी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई आपकी गुडविल की जो वैल्यू है ये कैलकुलेट होगी। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट, ये वाली वैल्यू अप्लाई करके हम लोग चलेंगे। सुपर प्रॉफिट को अगर आप एन्युटी रेट से मल्टीप्लाई करें तो आपके गुडविल की जो वैल्यू है वो निकलेगी। और लास्ट में अगर मैं बोलूं कि परचेज कंसीडरेशन मेथड, लास्ट में अगर मैं बोलूं परचेज कंसीडरेशन मेथड, परचेज कंसीडरेशन मेथड, अगर हमें इससे गुडविल की वैल्यू निकालनी हो तो भाई परचेज कंसीडरेशन मेथड से अगर आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी हो तो पता है इसमें गुडविल की वैल्यू निकालने का एक फंडा है। गुडविल की वैल्यू निकालने का एक फंडा है लंप सम अमाउंट रिसीव्ड माइनस एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस। एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो लंप सम अमाउंट रिसीव्ड है उसमें से एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस को अगर आप माइनस कर दें तो बेटे आपके गुडविल की जो वैल्यू है ये आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। परचेज कंसीडरेशन मेथड, इसमें क्या होगा, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लंप सम अमाउंट रिसीव में से अगर एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस को माइनस कर दें तो हमारे पास गुडविल की जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? बोलिए। अब इतनी वर्किंग करने के बाद अगर हम इससे आगे बढ़ें, इतनी वर्किंग करने के बाद अगर हम इससे आगे बढ़ें तो भाई अकाउंटिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो मैंने बता दिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की अगर मैं बात करूं, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, नंबर 1, व्हेन द न्यू पार्टनर, when the new partner
ब्रिंग्स द, देखिए क्या है बेसिकली बात अगर मैं करूं तो ए और बी पार्टनर हैं, हमने सी को एडमिशन दे दिया। ए और बी मान लीजिए दो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, सी जो है वो हमारी फर्म का न्यू पार्टनर है। तो बेटे एक बात तो आपको क्लियर है कि जो न्यू पार्टनर होगा वो गेन करेगा और जो ओल्ड पार्टनर हैं वो सेक्रीफाई करेंगे। तो जो न्यू पार्टनर है जब वो गेन करेगा तो वो अपने हिस्से की गुडविल फर्म में लेकर आएगा। तो वो अपने हिस्से की जो गुडविल लेकर आएगा वो कैसे लेकर आएगा, उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्रीज हम लोग करेंगे, ये सब मैं आपको सिखा रहा हूं। तो लिखा गया व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश इन बिजनेस, इन कैश बट प्राइवेटली लिखते हैं, बट प्राइवेटली पे टू अदर पार्टनर्स। अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा लेकिन प्राइवेटली पे करता है अदर पार्टनर्स को, नो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या नो अकाउंटिंग एंट्री, कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। अगर नया पार्टनर बिजनेस में आता है गुडविल के पैसे लेकर, कोई अकाउंटिंग एंट्री आपकी नहीं होगी। नंबर 2, व्हेन द न्यू पार्टनर brings the amount of goodwill in cash in business। अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट बिजनेस में लेकर आता है और कैश में लेकर आता है, अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट बिजनेस में लेकर आता है और कैश में लेकर आता है, तो एंट्री हम लोग क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और नंबर 2 एंट्री बनाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग बनाएंगे। दूसरी बात, अगर इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, इफ द amount of goodwill withdrawn by the old partner, अगर गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लें, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, अगर गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं तो थर्ड एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, थर्ड एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक बात मानकर चलिएगा, देखिए नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आया, एंट्री आपने बना दी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल,
सेकंड बना दी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। जो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स होगा वो बेटे सेक्रीफाई रेशियो में होगा, ये वाली बात आप मानकर चलिए। वो सेक्रीफाई रेशियो में होगा, ये वाली बात आप मानकर चलिए। और अगर ओल्ड पार्टनर गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं तो एंट्री बना देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाली एंट्री आप बना देंगे। ओके, अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नंबर 3, when the new partner does not bring the amount of goodwill in cash in business। अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट when the new partner does not bring the amount of goodwill in cash, अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आता है, when the new partner does not bring the amount of goodwill in cash, अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आता है, तब हम एंट्री क्या बनाएंगे बेटा। अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाएगा तो हम लोग एंट्री बना देंगे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री बना देंगे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे। अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आएगा तो एंट्री बना देंगे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में? इन सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो। और नंबर 4, इफ द amount of goodwill already appear in old balance sheet। अगर गुडविल का अमाउंट आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर है, if the amount of goodwill already appear in old balance sheet, तो हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का जो अमाउंट है इसको राइट ऑफ करेंगे। एंट्री बना देंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एंट्री बना देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में इसको हम फारिग कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशो, ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे। तो गुडविल को लेकर मैक्सिमम क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं वो मैंने बता दिए। एक पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर गुडविल का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आता है बट प्राइवेटली पे करेगा अदर पार्टनर्स को, कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। When the new partner brings the amount of goodwill in cash in business, अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आएगा तब एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ये वाली एंट्री बना देंगे। अगर ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लें तो ओल्ड पार्टनर टू कैश, ये वाली एंट्री बना देंगे। अगर ओल्ड पार्टनर गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर आते हैं, न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को गुडविल का अमाउंट ला करके नहीं देता है, तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर से गुडविल का अमाउंट आप ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाई रेशो में एडजस्ट करवा सकते हैं। और अगर आपकी बैलेंस शीट में गुडविल पहले से अपीयर है तो एंट्री क्या बना देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल का जो अमाउंट है आप इसको बेटा राइट ऑफ कर सकते हैं, ये वाली एंट्री आपको बनानी पड़ेगी। ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप सब बच्चे मेरी बात को समझिएगा, ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद अगला जो ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये अगर हमें देखना है। अगर हमें ये देखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये अगर हमें देखना है, लिखिएगा सब बच्चे। लिखिएगा सब बच्चे। अगर इसको कैसे ट्रीट करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। यहां कोई वीडियो कैप्चर करने में कोई प्रॉब्लम है, मेरा कैमरा कोई प्रॉब्लम कर रहा है, मैं एक बार इसको चेक कर रहा हूं, आप वेट करिए। मैं इसको चेक कर रहा हूं, आप वेट करिए। मेरा वीडियो पॉज हो गया है लेकिन अभी ये ठीक हो जाएगा। इसमें कोई टेक्निकल एरर है, ये ठीक हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। आपको मैं जो टॉपिक करवा रहा हूं, मेरे पास जो टॉपिक है इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलिए, यहां जो एरर था वो मैंने इसको सोल्व किया है अभी। चलिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये हमें देखना है बेटा। तो अगर मैं आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करवाता हूं तो आप मेरे को एक बात बताइए बेटे, हम लोग क्या करेंगे जब एसेट्स और लायबिलिटीज का हम लोग रीवैल्यूएशन करते हैं तो रीवैल्यूएशन के टाइम पर हमें कुछ प्रॉफिट और लॉस हो सकते हैं। तो नंबर वन, अगर रिवैल्यूएशन के टाइम पर फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो एंट्री बन जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये वाली एंट्री बन जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होने पर हमारे रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा, तो एंट्री बन जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर डिक्रीज in the
वैल्यू ऑफ एसेट, अगर तो एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो भाई एंट्री बनेगी ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तब एंट्री ये बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तब ये एंट्री बनेगी। नंबर 3, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज होता है, तो भाई ऐसी सिचुएशन में लाइबिलिटीज की वैल्यू में अगर इंक्रीज होगा तो ऐसी सिचुएशन में आप एंट्री क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे रिवैल्यूएशन, अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज होगा तो लॉस होगा, एंट्री बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, और अगर डिक्रीज होता है, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू में डिक्रीज होता है, लाइबिलिटीज की वैल्यू में अगर डिक्रीज होता है तो एंट्री बना देंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बनाकर चलेंगे, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बनाकर चलेंगे। इन सब बातों के बाद एसेट और लाइबिलिटीज में जब अपन ने रिवैल्यूएशन कर दिया, उसके बाद फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इन सब के बाद अगर हमारे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इन सबको डील करने के बाद अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो हम लोग एंट्री बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस होता है, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस होता है तो एंट्री बना देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये वाली एंट्री बना देंगे। मतलब प्रॉफिट होगा तो भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, लॉस होगा तो भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। ये वाली अकाउंटिंग एंट्री हमें करनी पड़ेगी। अब अगर आप सब बोलें सर कि इसका अकाउंट कैसे बनेगा, तो ये देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको ऐसे बनाना था, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको ऐसे बनाना था, ये देखिएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको ऐसे बनाना था। अगर देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट की ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, अगर फॉर इंक्रीज इन द
वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो डेबिट में आएगा, बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू में डिक्रीज होता है तो वो इधर आएगा। इसी तरह से टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होगा तो इधर, और बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होगा तो इधर। और इन सब के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल लेस करके टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इसको बनाएंगे और पार्टनर्स ए बी सी जितने भी होंगे, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में रीवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। और अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ये डिवाइड हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री जो है वो बनाने वाले हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे बनेगा, ये बेटे मैंने आपको बताया। रिवैल्यूएशन के बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए एक एक करके सब पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूं। नंबर 4, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स accumulated profits एंड लॉसेस, कि किस तरह से हमें रिजर्व्स को, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, किस तरह से हमें इनको ट्रीट करना होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, किस तरह से हमें इनको ट्रीट करना होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो बोला गया इसमें, देखिए क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए ए और बी पार्टनर हैं और हम सी पार्टनर को एडमिशन देंगे, सी पार्टनर को अगर हम लोग एडमिशन देंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, सी पार्टनर को अगर हम एडमिशन देंगे, सबसे पहली बात जो रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं, उनको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अगर आपको रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, एंट्री बनाएंगे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, accumulated profits account debit to old partners capital account, रिजर्व्स या accumulated profits को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो हम इसको डिवाइड कर देंगे। और अगर हमें लॉस हो गया, फॉर एक्यूमुलेटेड लॉस, अगर हमें लॉसेस हुए
बेटे अगर हमें एक्यूमुलेटेड लॉस हुए तो एंट्री बनाएंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तब एंट्री बनाएंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। जो ये पी एंड एल का अमाउंट है इसको बेटे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में हम राइट ऑफ करेंगे। मतलब लॉस का जो बैलेंस था वो डेबिट था, अब हमने इसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री हम लोग इसकी बना करके चलेंगे। ये सब आने के बाद देखो मैं आपको बता दूं, ये सब आने के बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर, देखिए अपन लोग लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हमें पार्टनर्स के जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। क्या होता है मैं आपको बता दूं, बेटे ए और बी पार्टनर अगर हैं और हमने सी पार्टनर को एडमिशन दिया, तो सी पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर हमने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली थी, हमने एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली थी। अब हमने जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली थी वो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की हमें एक मिल सकती है सरेंडर वैल्यू। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की एक हमें मिल सकती है सरेंडर वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू की जब मैं बात करूंगा, नंबर 1, अब सरेंडर वैल्यू हमें मिल सकती थी लेकिन एडमिशन के टाइम पर हम पॉलिसी को सरेंडर तो करवाएंगे नहीं। अब पॉलिसी को अगर हम सरेंडर नहीं करवाएंगे तो होगा क्या, तो भाई होगा ये कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को अगर आप सरेंडर नहीं करवाते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सरेंडर वैल्यू में या तो सरेंडर वैल्यू को आप एसेट मानकर बुक्स में रेस कर दो और या तो नए पार्टनर से सरेंडर वैल्यू में आप उसका शेयर कॉल कर सकते। किस तरह से अकाउंटिंग होगी वो मैं बताऊंगा, तो बात समझिएगा कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो भाई व्हेन द surrender value of joint life policy, when the surrender value of joint life policy appear in the books of accounts, अगर आप सरेंडर वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेज करते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू old partners capital account in old ratio, joint life policy account debit to old partners capital account in old ratio। और एक हमारे पास ये हो सकता है कि when the surrender value of joint life policy not appear in the books of accounts, अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को अपीयर नहीं करना तब एक एंट्री हम लोग बनाएंगे gaining partners
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या आप यहां लिख सकते हो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइस रेशो। ये वाली एंट्री हम लोग बना सकते हैं, ये वाली एंट्री हम लोग जो है इसमें बना सकते हैं। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री आप बना सकते हैं। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री आप बना सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर हमें करना है तो दो बातें हैं, या तो आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को अपीयर कर दें और या तो आप अपीयर ना करें। अगर अपीयर करेंगे तो एंट्री बनेगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को अपीयर नहीं करते हैं तो एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या तो एंट्री बनती है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाई रेशो में हम इसकी एंट्री बनाएंगे, तो इसको बहुत अच्छे लेवल पर आप मेरे साथ करके चलिएगा। आज की जो क्लास रही है इसमें मैंने आप लोगों को इसका बेसिक स्ट्रक्चर करवाया। मैं इसकी पार्ट 2 क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा। इसके पार्ट 2 क्लास में मैं आप लोगों को इसी चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम पेपर में आने हैं, वो सब एग्जाम पेपर में आने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करके चलने वाले हैं। तो चलो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, बाय।